हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन आईटी बेचू। तो मेरा केमिस्ट्री में 100% आया था। तो ये रैंक बूस्टर सीरीज है, ठीक है। रैंक बूस्टर सीरीज में हमने सोल्यूशन चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। तो वो अगर तुमने नहीं देखा हो तो उसे देख लेना। और आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखो मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एस ब्लॉक का ही कराया, मतलब तुम्हारे इसी चैप्टर का ही कराया। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज है, आयोनेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, एनिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है। तो मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सारे चैप्टर्स से जो जो कुछ हम पूछ सकते हैं ना, एटॉमिक रेडियाई वो सारे एक पास करा दिए हैं। सारी आयोनेशन एनर्जी मैंने सिम करा दी है, सबकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मैंने सिम करा दी है, ठीक है। तो ताकि तुमको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। तुम अलग अलग पढ़ते हो इसलिए भूल जाते हो। तो एक साथ में सारे याद करोगे तो क्वेश्चन आएगा, तुम आराम से कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मैंने जहाँ जहाँ पे तुम गलती कर सकते हो मैंने वो हर एक पॉइंट बहुत ही एम्फेसाइज करके बताया कि हाँ तुम ये गलती कर सकते हो। जैसे मैंने एक पोल डाला था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, उसमें 20 लोगों ने पोल किया था, उसमें सबका आंसर गलत था, किसी ने भी सही टिक नहीं लगाया, ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ तुम गलती करोगे तो मुझे पता है तुम गलती कहाँ कहाँ कर सकते हो। और लेक्चर के नोट्स भी मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। और मैं तुमको ये बता दूंगा कि ये पॉइंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम करना चाहो तो वहाँ से केवल वही टॉपिक कर सकते हो जो मेजर है, और तुमको करना चाहे तो पूरा अच्छे से कर सकते हो ताकि तुम फुल स्कोर कर सको, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और हाँ, लेक्चर के नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और तुमको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं आयोनेशन एनर्जी एंड तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको आयोनेशन एनर्जी भी देखा कि 40+ पीओ की ज्यादा तक पूछे गए। तो पहले देखते हैं व्हाट इज आयोनेशन एनर्जी, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तुमको ध्यान रखनी है कि हमेशा हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, गैसियस स्टेट से, ठीक है। इसे निकालते हैं गैसियस स्टेट से। मान लो रिएक्शन देते हैं कि ए सॉलिड, ठीक है, उससे तुम्हारा बना दे इलेक्ट्रॉन निकाल के ए प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी वो आयोनेशन एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे पहले तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सॉलिड से ले जाना पड़ेगा गैस में। उसके बाद तुम क्या करोगे, तब उसको कन्वर्ट करोगे जब ए प्लस में, तब उसको बोलते हैं आयोनेशन एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यहाँ पे तुमसे गलत करवा सकता है, ठीक है, कि गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब वो तुम्हारी आयोनेशन एनर्जी होती है, जब जो भी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई भी आइसोलेटेड एटम होगा, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, तो तुम जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे हमेशा हमको एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि क्या, देखो तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, उससे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, मतलब कोई ना कोई फोर्स से उसने अटैच कर रखा है ना न्यूक्लियस ने, उसको कुछ ना कुछ तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वरना वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये नेगेटिव भी हो सकता है, बात ध्यान रखना। अगर हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले, किसी एनायन से निकाले। क्यों, अगर तुम्हारा नियॉन है तो नियॉन से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ जाएगा, नियॉन बनाएगा। तो नियॉन ये तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होगी। अनस्टेबल से ये तुम्हारा क्या है, अनस्टेबल, ये तुम्हारा क्या, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अनस्टेबल से स्टेबल में जाएंगे तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर अनायन हुआ तब पॉसिबल है, हो सकता है कि तुम्हारा एनर्जी वो रिलीज करे, अदरवाइज तुम्हारे जितने भी आयोनेशन एनर्जी होती है क्या करती है, एनर्जी उनको देनी पड़ती है, ठीक है। और एक बात और समझ लो, जैसे कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, अगर वो स्टेबल होता है ना, केमिस्ट्री में अगर कोई भी सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो लोवेस्ट होती है उसमें। अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल था, उससे में स्टेबिलिटी में जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एनर्जी हमेशा रिलीज करेगा, क्योंकि वो लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा होगा। वैसे भी तुम ऐसे देखते हो कि तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन होता है, जब तुम्हारा ये स्टेट्स होती है, एनर्जी स्टेट्स होती है, जब ये तुम्हारा अंदर जाता नहीं, हायर टू लोअर जाता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है, और लोअर टू हायर जाता है तो एनर्जी हमको देनी पड़ती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कोई भी सिस्टम जितना ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। जितना एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ही अनस्टेबल होता है। मैंने लिखा कि एक गैसियस है, तुमने मान लो एन इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे एन प्लस का चार्ज आएगा, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहाँ पे जो आयनेशन एनर्जी वो ऐसे डेल्टा आई ई एच दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आयनेशन एनर्जी, या फिर डेल्टा आई एच भी तुमको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होती है, आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है फॉर द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ तुम्हारा क्या, ये ग्राउंड स्टेट तो है नहीं, ग्राउंड स्टेट तुम्हारी क्या होती है, जब जैसे वो नेचुरली पाया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, तुमने इलेक्ट्रॉन्स को दे रखा है पहले से। अगर ग्राउंड स्टेट है तो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो तुम्हारा होगा किलो जूल, या तो जूल होगा, मतलब जूल भी बोल सकते हैं, किलो जूल बोलो, जूल। ये तुम्हारी क्या होती है, मेनली जो आयनेशन एनर्जी होती है ज्यादा होती है, इसलिए तो मोस्टली क्या देखोगे, किलो जूल देखोगे। तो हमेशा हम एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसलिए किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक वोल्ट डिफाइन करते हैं तो वो एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वोल्ट छोटी यूनिट है। इलेक्ट्रिक वोल्ट पर एटम ये तुमको ये देखने को मिलेगी, या तो किलो जूल पर मोल तुमको यूनिट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तुमको पता है कि 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इक्वल्स टू ई जूल। ई मतलब क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इक्वल्स टू ये होता है। दो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे आयोनेशन एनर्जी तुम्हारा डिपेंड करता है। तो पहला तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कहाँ पे हमारा डोमिनेट करता है, अलोंग द पीरियड्स। तो तुम्हारा लिखा
लिखा हुआ इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा अलॉन्ग द पीरियड, तुमको पता है अलॉन्ग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया तो उसको वहां से निकालना क्या होगा, टफ होगा, ठीक है। तो तुम्हारी आयरेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। फिर नंबर ऑफ शेल्स की बात करें तो इट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द शेल्स, ठीक है, क्योंकि सेल इंक्रीज होंगे तो तुम्हारी फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है अलॉन्ग द ग्रुप, तुम्हारा इसीलिए क्या हो जाता है, आयरेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। कम एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फिर लिखा हुआ इट इज मोर फॉर द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो जब भी कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर वो स्टेबल होती है तो क्या होगा, तुम्हारा उससे इलेक्ट्रॉन निकलना टफर होगा, ठीक है। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसकी आयरेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको, इसलिए उसकी आयरेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एंड एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। ये मतलब ये कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ सेल्स और तुम्हारा हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी, ये हम देखेंगे एस एंड पी ब्लॉक के लिए। जो पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक है ये तुम्हारा किसके लिए होगा, ग्रुप नंबर 13 और 14 के लिए देखेंगे। एक्सचेंज एनर्जी देखेंगे हम डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो मैं एक एक करके तुमको सबको दिखाऊंगा और तुमको मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे तुमको याद रखना है। पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियाई, मतलब उसमें से 13 वाले में एक्सेप्शन होगा। फिर हम पढ़ते हैं आयनेशन एनर्जी, उसमें 13 और 14 में एक्सेप्शन होगा। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, बट उसको छोड़ दो क्योंकि उसमें तो अलग ही ट्रेंड होता है, दिखाऊंगा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 13, 14 और 15 में एक्सेप्शन होगा। ऐसे याद रखोगे तो कभी बोलोगे नहीं। अब बात करेंगे, मैंने सब कुछ समराइज कर दिया, जितना भी नीचे भी पढ़ाऊंगा ना सब कुछ मैंने क्या कर दिया है, समराइज कर दिया। कि अगर बात करें एस और पी ब्लॉक की, तो अलॉन्ग अगर ग्रुप जाएंगे, बस हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना कभी भी, हमेशा जब भी अलॉन्ग द ग्रुप कंपेयर करना। के अलावा तुम्हारा कोई भी उसमें एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो भी क्या है, टिल पीरियड नंबर 4, ठीक है। मतलब उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा वो एक्सेप्शन खत्म हो जाता है जो तुम्हारा हाफ फील्ड फुल फील्ड बढ़ाते होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला एक्सेप्शन होता है, ये तुम्हारा पीरियड 4 के बाद काम नहीं करता, क्योंकि तुमको मैं स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कहते हैं डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब अगर बात करें अलॉन्ग द पीरियड, तो हम अलॉन्ग द पीरियड तुम्हारा ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, इनमें भी तुमको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट में। ग्रुप नंबर 13 और 14 उनको बता चुका हूँ कि 13 14 उनको अलग है। उसके अलावा तुम्हारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी एक्सेप्शन होता है, तो एनसीईआरटी का डाटा भी तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसका तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, 13 वाला कैसे रखोगे डब्ल्यू से, और 14 वाला तुमको भी मैं दिखा दूंगा कैसे। तुमको बस एक चेंज करना है, क्योंकि एफ ब्लॉक वाले की वजह से तुम्हारा इफेक्ट होगा वो। अगर बात करें 3D सीरीज की, ठीक है, तो हम आयनेशन एनर्जी से 3D सीरीज कर पढ़ेंगे कि IE1 पढ़ेंगे, IE2 और IE3 तीनों पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा डीएनए ब्लॉक चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। और एफ ब्लॉक की आयनेशन एनर्जी नहीं दी है तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा IE1 होगा तो वहां पे हम दो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या, ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो इसी एक्सचेंज एनर्जी के रिलीज की वजह से क्या होता है, तुम्हारा ऑर्डर में दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जंप ऑफ 2, यहाँ पे क्या लिखा है अभी आगे समझ आएगा। फिर तुम्हारा जो IE2 है और IE3 है, तो इसमें क्या होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्शन क्यों आता है, सिर्फ और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज वाला दिक्कत नहीं है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड तो ऊपर भी रहता है तुम्हारा पी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी तुम्हारा हाफ फील्ड और फुल फील्ड की दिक्कत आएगी बस, ठीक है। तो जितने भी ट्रेंड हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ मैं तुमको यहाँ पे समराइज कर दिया। अब एक एक करके हम सारे ट्रेंड देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिख रखी है फिर से, ताकि तुम अच्छे ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, यहाँ तुम गलती कर सकते हो। पहला बात क्या है कि आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, आगे कॉमा लगा लो, बट फॉर द एनहांस में भी नेगेटिव, एनहांस के लिए में भी नेगेटिव हो सकता है अगर तुम्हारा क्या है नोबल गैस वाला है, ठीक है। और सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज, ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा मतलब तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए तुम एनर्जी मान लो बोल दिया मैंने IE1 है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए IE2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो IE3, मतलब ऐसे लिख के देता है वो। तुम्हारा जो IE3 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 होगा, IE2 ग्रेटर देन IE1 होगा, ठीक है। तो ए से एक इलेक्ट्रॉन निकालना दिएगा, इसको बोलते हैं IE1। फिर जब हमने अगला इलेक्ट्रॉन निकाला उसको बोलते हैं IE2, अगला इलेक्ट्रॉन निकालना तुम्हारा क्या होगा IE3। तो तुम्हारा IE3 ग्रेटर देन IE2, IE2 ग्रेटर देन IE1, क्योंकि तुम जितना ही अंदर जाओगे तुमने तुम्हारा उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो इस पे क्या है PYQ इस पे बनता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे PYQ देखने को मिलेगा। अगला ये टॉपिक है, इस पे भी तुमको PYQ देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या है कि हम सडन जंप इन आयनेशन एनर्जी का डाटा देख के हम बता सकते हैं कि उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक ए एलिमेंट है, ये इसका IE1 कितना 5.1, IE2 कितना 47.28 है, तो तुम्हारा कितना हो गया अप्रॉक्स में 9 टाइम्स हो गया, ठीक है। 9 टाइम्स से भी ऊपर हो गया। फिर ये ध्यान देखो, और 5.9 है, 18.22 हुआ, यानी 3 टाइम्स हुआ। फिर तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स भी देखो नहीं हुआ। फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो फिर से ये सडन जंप हो गया, ठीक है। तो अब दो यहाँ से इसके बाद जंप आया, इसका मतलब क्या, जब तुम IE2 यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, टेबल कॉन्फिग्रेशन में होगा, यानी ये क्या होगी, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन होगी। तो ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन यानी ये तुम्हारा क्या होंगे, ये जो तुम मतलब IE2 जब निकाल लोगे तो वो तुम्हारा 18 ग्रुप का एलिमेंट होगा, यानी तुम्हारा ये तुम्हारा क्या
होगा, आउटोमोशन में एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ हमको बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो तुम्हारा हाईएस्ट वाला आता है, जहाँ पे तुम्हारा जंप सडन जंप है, मतलब वो कौन सी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसके पहले जितने भी तुमने निकाले वो क्या होंगे, आउटर मोस्ट उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नहीं तुम्हारा देखो यहाँ पे हाई जब एकदम से जंप आया है, तो यानी तुम्हारे ये कितने हो गए, नहीं तुम्हारे तीन क्या हो गए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऊपर तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, ठीक है। तो इससे वो एक और चीज है कि हम एलिमेंट का ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला पहले, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे निकालने चले उसकी एनर्जी बढ़ गई, यानी तुम्हारा ये किसका होगा, ग्रुप नंबर 1 का होगा, ठीक है। फिर तुमने 3 निकाल दिया तो तुम्हारा ये ग्रुप नंबर 3 का भी हो सकता है, तो ग्रुप नंबर 13 का होगा, ठीक है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन में तुमको दे देगा, तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अभी आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे बहुत ज्यादा PYQ आता है, तो ध्यान रखना कि जहाँ पे तुम्हारा हायर जंप आ जाए उसके पहले जितने भी तुम्हारे डाटा हुआ है वो सारे क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उतने ही नंबर से ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हो उससे। अब आते हैं पीरियोडिक वेरिएशन देख लेते हैं। तो पहले बात है फॉर SN P ब्लॉक। तो अगर पीरियड की बात करें, इन पीरियड, तो जनरली आई क्या होगा, इंक्रीज करेगा अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी नहीं होगा, ठीक है। अब बट ध्यान में रखना कि हर जगह पे कभी भी तुम अगर अलॉन्ग द पीरियड कंपेयर कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, ठीक है। चाहे तुम I1 देख रहे हो, चाहे तुम I2 देख रहे हो, मतलब सबकी I2 कंपेयर कर रहे हो, कभी भी I1 I2 को कंपेयर कराएगा तो सेम एलिमेंट का कराएगा, बट ऐसा करा सकता है कि सबकी I2 कंपेयर करा ले। तो हमेशा बस हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखोगे, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जहाँ पे हाफ फील्ड होगा वहाँ पे बस ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बाकी तुम्हारा नॉर्मल फॉलो होने वाला। दूसरी बात तुमको ध्यान रखनी कि पीरियड नंबर 4 तक काम करता है, उसके बाद ये एक्सेप्शन काम नहीं करता, ठीक है। एनसीईआरटी में जो तुम्हारा हर एक चैप्टर है उसमें टेबल है, उसमें डाटा दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया था। देखो क्या होता है, अब लिथियम से बेरिलियम जाओगे, तुम्हारी आयनेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब बेरिलियम तो जैसे तुम बोरॉन जाओगे, तो यहाँ देखो क्या है, NS2 है, ठीक है। यहाँ क्या है, फुल फील्ड है, ये तुम्हारी क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी या तो यहाँ पे आएगी। दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 15। यहाँ पे तुम्हारा बेरिलियम है, बोरॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, बट ड्यू टू फुल फील्ड ऑफ S ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। फिर तुम्हारा आगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा होगी, इसके से ज्यादा होगी। फिर देखो अगला तुम्हारा ये P4 है, यहाँ होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बस तुमको कॉन्फ्यूजन ध्यान रखनी, जो तुम्हारा फुल फील्ड S2 फील्ड आ जाए या तो P का हाफ फील्ड आ जाए, तो जो बाद वाला होगा ना उसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, बस इतना ध्यान रखना। यही तुम चाहे I2 कंपेयर करो चाहे I3 तुम कंपेयर करो, ठीक है। बाकी आगे फिर क्या होगा, तुम्हारा ऑर्डर जो था वही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारी इरेगुलरिटी है, ठीक है। ये जो तुम्हारा जो ट्रेंड है, ये तुम्हारा कहाँ तक काम करेगा, पोटेशियम तक रहेगा, ठीक है। तो पीरियड नंबर तुम्हारा 4 तक रहेगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसा रहेगा कि इनका ऑर्डर तुम्हारा क्या रहेगा, इधर को रहेगा यहाँ पे, और बाकी सबका ऑर्डर क्या रहेगा, जो जनरल ट्रेंड रहता है वो रहेगा। इस बार एनसीईआरटी का डाटा है। और मगर अगर बात करें आगे, तो उसके आगे तुम्हारा रेगुलर इंक्रीज होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो इरेगुलरिटी से पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर मतलब दो ही एलिमेंट होता है तो कोई मतलब नहीं है, पीरियड नंबर 2 3 4 में देखने को मिलती है, बाकी कहीं भी इरेगुलरिटी नहीं देखने को मिलती है। देखो मैंने इसीलिए पहले तुमको लिख दिया था, ठीक है। तुम्हारी पूरी समरी मैंने पहले दे दी थी, इतना तुम याद रखोगे तो तुमको हमेशा पूरा याद रहेगा, ठीक है। कीप द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन इन द माइंड एंड टिल द पीरियड नंबर 4। तो पीरियड नंबर 4 तक ध्यान में रखना, उसके बाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। तो मैंने दोबारा फिर से यहाँ पे लिख दिया जो तुमको मैंने बताया था पार्ट नंबर 1 में, कि स्टेबिलिटी ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप, इसीलिए तुम्हारा यहाँ तक तो काम करता है इनकी स्टेबिलिटी से ज्यादा की वजह से। आगे तुम्हारी स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या जाती है, डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए तुम्हारा आगे ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन सिर्फ ऊपर 3 में रहेगा। देखो क्या लिखा है, वही एक्सप्लेनेशन लिखी हो, तो ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इसलिए ध्यान रखना कि I2 ऑफ द ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन I ऑफ द ग्रुप 3, ठीक है। तो ग्रुप 2 का ज्यादा होता है देन द ग्रुप 3 टिल द पीरियड 4th ओनली, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फुलफिल्ड NS ऑर्बिटल ऑफ द ग्रुप 2, ठीक है। इसलिए तुम्हारा बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, कैल्शियम का गैलियम से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर बात करें इन द ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16, वो भी टिल पीरियड नंबर 4। अब यहाँ पे ऐसा क्या होता है, ड्यू टू हाफ फील्ड NP ऑर्बिटल, ठीक है। तो और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होता है, आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत अच्छे ध्यान रखना इस चीज को, इसमें भर भर के PYQ मिलेंगे तुमको, ठीक है। देखो हमने कंपेयर किया है IE2 ऑफ ग्रुप 1 इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ ग्रुप 2। सिमिलरली तुम्हारा IE2 ऑफ ग्रुप 6th B मतलब क्या है, तुम्हारा 16th ग्रुप है, ठीक है। तुम्हारा 7th B मतलब तुम्हारा क्या है, 17 ग्रुप है। इसलिए तुमको मेंडलीव वाले ग्रुप भी पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या करते हैं जेईई मेंस वाले कि मेंडलीव वाले ग्रुप पूछते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पार्ट में तुमको पहले सिखा दिया था, तो मैंने यहाँ पे नोट बना के लिख दिया ऐसे, लेकिन व्हाइल कंपेयरिंग द आयनेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इन द सेम पीरियड इनिशियली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सबसे पहले तुमको क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। जैसे तुम्हारा ये लिथियम तुम्हारे सारे एलिमेंट है, तुमको पहले तो पड़ता है ऑर्डर ये होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी ज्यादा होगी, जो तुम्हारा क्या है
IE1 है, ठीक है। IE1 जब तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, तब तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमको अगर IE2 कंपेयर करना है ना, तो हमको पहले IE1 एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बची पहले वो लिख लेना है, ठीक है। तो इसकी तुम्हारी क्या होती है, 2s1 होती है, ठीक है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, नहीं तुम्हारा बचेगा क्या, 1s2। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ कितना देगा, 2s1, यहाँ बचेगा 2s2, यहाँ बचेगा 2p1, यहाँ 2p2, यहाँ 2p3, यहाँ 2p4, यहाँ 2p5, ठीक है। यहाँ पे 2s वाले नहीं लिख रखा मैंने। देखो यहाँ आएगा 1s2, यहाँ पे है 2s1, तो यहाँ क्या है, एस वाली फुल फील्ड है, यहाँ पे क्या है, p वाली हाफ फील्ड है। बस यहाँ पे तुम पहले क्या करो, उल्टा कर दो, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, इसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे इसकी ज्यादा होगी। आगे तुम्हारा ऑर्डर क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा लिथियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेरिलियम, ठीक है। फिर तुम्हारी इसके बाद बोरॉन की बढ़ जाएगी, कार्बन की बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की बढ़ जाएगी, देन तुम्हारा आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी से ज्यादा होगी। बट यहाँ पे तुम्हारा बस उसके आगे यहाँ तो ऐसे बना दो तुरंत, तो पहले कर लोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ग्रुप नंबर 16 ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 17, तो तुम्हारा आगे क्या आ जाएगा लास्ट में, इसका फिर उसकी बढ़ जाएगी किसकी, नियोन की, ठीक है। कभी भी तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कंपेयर करा है अलोंग द पीरियड, तो हमेशा क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ना, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तुरंत पहले जो ऑप्शन आप होता है उन पर टिक मारना, हाफ एंड फुल फील्ड देखना, अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं अलोंग द ग्रुप, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या करती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होंगे तो क्या होता है, तुम्हारा फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन घटता है, ठीक है। तो फोर्स घटता है तो तुम्हारा क्या करेगा, इजी होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसलिए तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो तुम्हारा लिखा हुआ इरेगुलरिटी इन ग्रुप नंबर 13 14, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा इरेगुलरिटी कहाँ देखने मिलेगी, ग्रुप नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 ऑल्सो सेम एज द ग्रुप नंबर 14 है। जो इरेगुलरिटी ग्रुप नंबर 14 में होगी वही तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 में होगी। तुम ऐसे इसको याद रख सकते हो ताकि तुम भूलो ना, ठीक है। तो ऐसा होगा क्यों, ड्यू टू पुअर शेल्डिंग ऑफ डी एंड एफ सबसेल्स, ठीक है। तो कैसे होता है तुम्हारा ये पुअर शेल्डिंग अगर तुमको मैं पार्ट 2 में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो तुम ये बात ध्यान रखना, और ध्यान रखना ये किसके लिए है, ये IE1 के लिए। अगर IE1 करवाता है, अभी तक IE2 पे उसने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, डी एन एफ ब्लॉक के IE2 पे पूछे हैं, बट तुम्हारे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे, वो भी डी एन ब्लॉक भी पूछा, वो सिंपल क्वेश्चन था, कोई कंपैरिजन नहीं कराया था उसने, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 है तुम्हारा, ग्रुप नंबर 2 है, ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर ये 15 है, ग्रुप नंबर 16 है, और ये ग्रुप नंबर 17 है, ये ग्रुप नंबर 18 का डाटा। देखो यहाँ तुम्हारा क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पे तुम्हारी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी देखो घट रही है, रेगुलर ट्रेंड है। बट यहाँ पे जाके अप्रॉक्स में सिमिलर या फिर बोल ही सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डाल का ध्यान रखनी है, अप्रॉक्स में देखो डाटा क्या है, अप्रॉक्स में आसपास ही डाटा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा आ जाता है एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट, और एफ ब्लॉक तुम्हारा आ जाता है तो तुम्हारा क्या होता है, जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट वाला जो इफेक्ट होता है उसको वो ओवरवेट कर लेता है, ठीक है। इसलिए अप्रॉक्स में सिमिलर बन जाता है। तुम जैसे और आगे जाओगे देखो तुम्हारा ये डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो क्यों होगा, ड्यू टू एफ ब्लॉक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसका रीजन क्या है, वही है। अब ये तुम्हारा IE2 है, ये IE1 था, IE2 है, तो IE2 को देखो ध्यान से, तो क्या तुम्हारा तो डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। यहाँ पे फिर से क्या है, सेम एज द दिस, ठीक है। तो इसका IE1 पूछे या IE2 पूछे, ठीक है। वो कैसे याद रखोगे, वो तुम्हारा जो ग्रुप नंबर 14 में होगा, ठीक है, वैसे याद रखो। अभी ग्रुप नंबर 14 आगे देख लेंगे। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन कौन सा है, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, इस पे क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा तुमको PY क्विज मिलेंगे, वो भी इसकी IE1। अभी तक IE2 या IE3 पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तुम्हारा ये ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा देखो, पहले तुम्हारा डिक्रीज किया, ठीक है, डिक्रीज करेगा। उसके बाद ये थी यहाँ पे डी ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट, जिसके वजह से क्या होगा, तुम्हारा देखो बढ़ गया, ठीक है। खास नहीं बढ़ा, बट कंपनसेट कर रहा है उसको, ठीक है। तुम देखोगे यहाँ पे जाके फिर नॉर्मल तुम्हारा डिक्रीज ही तुमको देखने को मिलेगा। फिर तुम्हारा यहाँ पे फिर से ऑर्डर कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आती है अब एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखोगे दोस्तों। याद कैसे रखना है, तो इसको हम डब्ल्यू से याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, डब्ल्यू बना के याद रखते हैं, ताकि तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाए ग्रुप नंबर 13 का, तो डब्ल्यू से याद रखोगे। डब्ल्यू कैसे, तो डब्ल्यू ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, देन ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका जो ये वाला एंड होगा, ठीक है, वो इससे नीचे होगा, ठीक है, और ये इस वाले कोने से ऊपर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे तुम्हारा एल्यूमिनियम है, ये तुम्हारा गैलियम है, ठीक है, ये तुम्हारा इंडियम है। इसको ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्या जाएगा, नीचे जाएगा, जो तुम्हारा कॉर्नर है, ठीक है। ये बात अच्छे ध्यान रखना, खोल पे नहीं बनाना, ठीक है। इसको कौन ले जाना, नीचे बनाना। ये ऐसा समझ लो कि तुम्हारा इधर वाला जो वी है उसको हल्का क्या कर दो, नीचे सेट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा ये वाला यहाँ चलाएगा, और जो तुम्हारा ये जो पॉइंट है नीचे आ जाएगा। तुम्हारा हाथ में क्या है, थैलियम है, ठीक है। तो जो ऑर्डर क्या बनेगा, बोरॉन होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा थैलियम होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, गैलियम होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा, इंडियम आएगा। और एक चीज और ध्यान रखो, तो तुम्हारा गैलियम और एल्यूमिनियम का डाटा अप्रॉक्स में क्या है, सिमिलर है। तो तुमको ऐसा देखने को मिल सकता है, या फिर तुमको गैलियम सिमिलर टू एल्यूमिनियम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये अलग से ध्यान रखना, ये सबसे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली यहीं से पूछता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर तुम्हारा गड़बड़ होता है, ठीक है। तो अगर बात करें ग्रुप नंबर 14 की, ठीक है, तो तुमको बता रखो, तुम्हारा ये तुम्हारा शील्डिंग वाला इफेक्ट है ना, वो डी का इफेक्ट है। तो डी में तुम्हारे क्या होता है, उसकी शील्डिंग होती है, ठीक है। एफ की शील्डिंग उससे ज्यादा होती है, तुम्हारा डी इफेक्ट इसलिए यहीं पे खत्म हो जाएगा, मगर एफ वाला इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूर तक जाएगा, इसलिए एफ वाला इफेक्ट तुम्हारा अगले ग्रुप में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो तुम देखोगे ध्यान से अगर, तो ये तुम्हारा डिक्रीज करा, डिक्रीज करा, डिक्रीज करा, फिर से तुम्हारा लास्ट में
में एंड में जाके इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो एक ऑर्डर ये हो गया। दूसरा ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन से ज्यादा होगा इसका पीबी का। तो ये दो ऑर्डर क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमको ऐसे ऐसे रखना है कि तुम्हारा ग्रुप नंबर 14 का ग्रुप नंबर 2 का सेम ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 का ऑल्सो सेम एज ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 2 का I1 पूछे या I2 पूछे सेम होता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 में तो कोई नॉर्मल डिक्रीज है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ भी देखो तो नॉर्मल डिक्रीज है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ भी देखो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन कहाँ होता है, ग्रुप नंबर 2 में होता है, ग्रुप नंबर 14 में होता है, ग्रुप नंबर 13 में होता है। ठीक है, तो मैंने ऊपर तुमको ग्रुप नंबर 13 और 14 इसलिए लगाया था क्योंकि तुम याद रखना कि ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 2 का सेम होता है। ठीक है, तो देखो I2 और I3 पे क्वेश्चन आया नहीं है, बट तुम्हारे एनसीईआरटी में डाटा दिया है तो पूछने को पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने ध्यान को बता दिया कि इसका I1 I2 पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर देखो तो तुम यहाँ पे तुम्हारा ये डिक्रीज किया, यहाँ पे तुम्हारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, जो ऊपर था वही तो यहाँ पे वो इंक्रीज कर गया। फिर तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर देखो डिक्रीज कर गया। फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, तुम्हारा फिर से इंक्रीज कर गया। तो जो तुम्हारा ऊपर फॉलो हो रहा था I1 में वही तुम्हारा I2 में फॉलो हो रहा है। फिर अगर I3 को देखोगे तुम, ठीक है, तो तुम जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो तुम कहाँ से निकाल लोगे, वो थर्ड इलेक्ट्रॉन S1 वाले से। ठीक है, देखो डिक्रीज आया, देखो तुम्हारा फिर से क्या है, इंक्रीज आया, देखो तुम्हारा क्या है, डिक्रीज आया, फिर देखो फिर से इंक्रीज आया। यानी जो तुम्हारा I1 है वही तुम्हारा I2 है, वही तुम्हारा I3 है। ठीक है, वही तुम्हारे सेम ऑर्डर में तुमको फ्लिप देखने को मिलेगा। बट तुम्हारा I2 में ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ये इंडियम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट तुमको ये पता होना चाहिए जो I1 में ऑर्डर जहाँ पे फिलिप होगा वही तुम्हारा I2 में आएगा। मान लो अगर पूछ ले, ठीक है, अगर ऑर्डर देगा, पूरा ऑर्डर भी दे देगा तो तुमको कुछ कुछ तो पता है ना, तो उसके बेसिस पे ऐसा ऑप्शन तुमको मिल ही जाएगा, तुम आंसर कर सकते हो। वैसे बहुत कम चांस है इसके। तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 के भी बहुत कम चांसेस है। चलिए तुम्हारा ग्रुप नंबर 14 में तुमको देखो अगर, तो यहाँ देखो डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। ठीक है, यहाँ देखो फिर से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो जो ऊपर हुआ था वही यहाँ पे फॉलो हुआ। फिर देखो यहाँ पे डिक्रीज किया, यहाँ पे कर गया इंक्रीज, फिर तुम्हारा आगे डिक्रीज किया, फिर यहाँ पे तुम्हारा कर गया इंक्रीज। फिर देखो अगला ऑर्डर क्या है, यहाँ पे तुम्हारा डिक्रीज किया, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, डिक्रीज किया, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, फिर से देखो इंक्रीज कर गया। तो ये चीज दो सब में फॉलो हो रही है। आगे जाके जब तुम I3 निकालोगे या फिर I4 निकालोगे तो तुम्हारा यहाँ पे भी तुमको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो तुम्हारा यहाँ पे था, क्योंकि तुम अब I3 निकाल रहे हो ना, I3 I4, तुम्हारा यहाँ पे जो एक्सेप्शन था, ये वाला एक्सेप्शन वो यहाँ पे डी वाला इफेक्ट यहाँ पे दिखने लगता है, क्योंकि तुम कम वाला इलेक्ट्रॉन निकालो ना। अब तुम कहाँ, जहाँ तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे P2 से, ठीक है, यहाँ तुम निकाल लोगे P1 से, यहाँ तुम निकाल लो कहाँ से, S2 से, यहाँ तुम निकालो S1 से। सिमिलरली यहाँ तुम निकाल लो P1 से, यहाँ तुम निकालो S2 से, यहाँ से निकालो S1 से। S1 S2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुम्हारा यहाँ पे भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे P1 वाले में नहीं होता है। तो बस इसका इतना हल्का ध्यान रखना कि तुम्हारा I3 निकाले, I4 जो तुम्हारे हैं सब में तुम्हारा वही एक्सेप्शन होगा जो तुम्हारा एक्सेप्शन वहां पे देखने को मिलता है पीरियड नंबर 13 में। ठीक है, और तुम्हारा I1 I2 क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो बस हल्का सा ध्यान रखना, बाकी इतनी क्वेश्चन इस पे आने वाला है नहीं। तो अगला देखोगे अगर तुम्हारे यहाँ नॉर्मल डिक्रीज जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट I2 अगर देखोगे तो तुम्हारा डिक्रीज हुआ, देखो डिक्रीज हुआ। ठीक है, डिक्रीज हुआ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तुम निकाल लोगे किससे, P2 से निकाल लोगे। ठीक है, तो यानी इसका वाला ऑर्डर तुम्हारा इसमें फॉलो होने वाला है। ठीक है, समझे ना कि हमने तुमको कहा था कि जब भी तुम अनशन एनर्जी देखोगे ना, हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, उसका क्या है। तो P2 से निकालना, इसलिए यहाँ पे देखो फ्लिप हो गया। इसका I3 देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे देखो फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि तुम क्या निकाल लोगे, P1 से निकाल लोगे। जब P1 से निकालोगे तो क्या होगा, यही वाला फॉलो होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे S1 S2 से निकाले तो देखो यहाँ पे जो S1 S2 वाला है ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, फिर आगे तो तुम्हारा सिंगल सिंगल डाटा था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं पूरा समराइज कर देता हूँ एक बार। तुम्हारा ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 में तुम ध्यान रखोगे अच्छे से। ग्रुप नंबर 14 का तुम्हारा सेम होगा एज द ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 का I1 पूछे, I2 पूछे, सेम ऑर्डर होगा। ग्रुप नंबर 13 का तुम्हारा I1 I2 I3 कोई भी पूछे सेम ऑर्डर होगा, सेम मतलब फ्लिप्स होंगे। फिर अगर बात करें ग्रुप नंबर 14 की, ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो I3 और I4 में क्या होगा, S1 S2 होगा, ऊपर वाला फॉलो होगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, इनका क्या होगा, ऊपर वाला यहाँ पे S1 S2 था तो इसमें तुम्हारा अगले वाले में S1 S2 के लिए सेम तुम्हारा फॉलो होगा कि तुम्हारा ऊपर क्या होगा, जो पहले नॉर्मल होता है वही होगा। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप, अगले ग्रुप की बात करें ग्रुप नंबर 15 के लिए, तो दो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, P2 P1 है, तो यहाँ पे भी P2 P1 वाला होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, इसमें होगा, इसमें P2 P1 है तो इसका P2 P1 है वो ऊपर वाला फॉलो होगा, और जो P3 वाला होगा वो नॉर्मल जो होता है वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम रिलेट रखोगे। अगर तुमसे I2 I3 I4 भी अगर पूछ लेगा तो तुम उसका भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, बाकी वो चांसेस बहुत कम है, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको याद रखना कि नहीं याद रखना, तुमको छोड़ना तो छोड़ भी देना। बहुत ही कम चांस है कि इस पे I2 या I3 पे क्वेश्चन दे। ठीक है, तो अब हम करते हैं डी ब्लॉक का कंपेरिजन ऑफ आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो डी ब्लॉक में हम सिर्फ 3D सीरीज का करेंगे और उसका IE1 IE2
और I3 करेंगे, क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से क्वेश्चन भी पूछे गए, ठीक है। तो अगर अलॉन्ग द पीरियड की बात करें तो अलॉन्ग द पीरियड जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए कि आई इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हम लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा आयनिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ये तुम्हारा क्या होता है जनरल ट्रेंड होता है। बट तुम्हारा एनसीईआरटी में एक चीज दी है कि जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज तुम्हारा यहाँ पे है 3d2 है, यहाँ पे 4s2 है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तुम्हारा कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा 4s1 3d2, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से हम सारे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है ना वो जंप करके डी में चला जाता है, यानी कॉन्फिगरेशन बन जाता है ये 3d3। इसके वजह से क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे क्या था D2 था, यहाँ पे D2 था, यहाँ पे हो गया तुम्हारा D3। यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, एक ही एक्सचेंज है, यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, 3 एक्सचेंज है। एक्सचेंज कैसे देखते हो, Nc2, ठीक है। एन तुम्हारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन तुम्हारा यहाँ पे 2 है, 2c2 कितना होगा इक्वल टू 1, यहाँ पे 3 है तो 3c2 यानी 3 × 2 / 2, ठीक है, तुमको आता होगा कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। अगर यहाँ पे n है, ये c है, ये r है, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल वैसे कर सकते हो। तो ये आया तुम्हारा, इससे कितना है 3 एक्सचेंजेस, ठीक है। और नॉर्मली हम देख सकते हैं एक दो इसका इसका एक्सचेंज होगा, और एक इसका और इसका एक्सचेंज हुआ, और एक इसका एक्सचेंज हुआ, ठीक है, 3 एक्सचेंज हुए। तो यहाँ क्या होता है, ड्यू टू द जंप ऑफ दिस एस इलेक्ट्रॉन इनटू द डी इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है। तो एक्सचेंज जब भी बढ़ते हैं, एक्सचेंज होता है, तो क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये हम सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला मेरा लेक्चर देखोगे, जेईई मेंस एडवांस वाला 8 घंटे का लेक्चर है, बट वो जेईई मेंस एडवांस दोनों के लिए है। वहां मैंने सब कुछ डिटेल में करा रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी एक्सचेंज होते हैं तो उससे क्या करती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो एक्सचेंज बढ़ने से क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसके से हमको थोड़ा सा क्या देखने को मिलता है, जनरल ट्रेंड होता है उससे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है I1 में। तो लिखा है लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी दैट यूनि पॉजिटिव, ठीक है, यूनि पॉजिटिव मतलब जब तुम आयन बनाओगे, यूनि पॉजिटिव आयन बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो जो एस से इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चला जाएगा, डी में होगा, जिसके से क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इंक्रीज करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। और अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि यही रीजन होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ठीक है, कि तुम्हारे नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, उसके केस में क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है। इसलिए तुम्हारे क्या होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी का भी रीजन क्या होता है, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हम करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वही यहाँ पे रीजन है इसके एक्सेप्शन का। देखो ये डाटा है जो एनसीईआरटी में दिया है तुम्हारा, ये स्कैंडियम के लिए है, ये टाइटेनियम के लिए, वनाडियम के लिए, क्रोमियम, जिंक, ठीक है। तुम देखोगे पहले तुम्हारी क्या करिए, इंक्रीज करी यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे क्या आ गई, देखो डिक्रीज आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक दिक्कत आती है, अगले तुम देखोगे आगे आयरन कोबाल्ट निकल में, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से इंक्रीज हुआ, तो देखो यहाँ पे फिर से क्या करेगा, डिक्रीज कर गया आयरन कोबाल्ट निकल में। तो ये 3 है, यहाँ उसका देखो फिर से क्या किया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये कैसे हुआ। तुम नीचे देखोगे तो तुम्हारा क्या हुआ, पहले देखो इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो तुम्हारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। फिर तुम्हारा क्या किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, फिर देखो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, फिर देखो इंक्रीज, 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 ठीक है। अब एक एक करके हम सारे समझते हैं कि आखिर कहाँ पे कैसा ऑर्डर क्यों आया, ठीक है। देखो टाइटेनियम की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 4s2 3d2, ठीक है। इसलिए तुमको मैं दिखाई चुका हूँ। तुम्हारा एस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे तुम हटाओगे तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा डी में चला जाएगा, नहीं D2 से कॉन्फिगरेशन हो जाएगी क्या, D3, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सचेंज पहले 1 होंगे, बाद में कितने जाएंगे, 3, तुमको मैं ऊपर करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। और इसलिए क्या होगा, देखो तुम्हारा क्या यहाँ पे रिलीज होगा, क्या किसका रिलीज होगा, रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। सिमिलरली तुम्हारे वैनेडियम के लिए तुम देखो जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा पहले होगा S2D3, बाद में जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे देखो उसमें चला जाएगा, हो जाएगा S0D4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 4C2 यानी 4 × 3/2, नंबर एक्सचेंज कितने हो गए, 6, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, और ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ जाते हैं स्कैंडियम से टाइटेनियम, तो तुम्हारा 2 एक्सचेंज बढ़े, बट जब इससे इस पे जाते हैं तो कितना होगा, डबल हो गया, इसका 6 एक्सचेंज बढ़े, ठीक है। तो यहाँ जब क्या होगा, तुमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब तुम टाइटेनियम से वैनेडियम जाओगे तुमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, वो ठीक है। क्या होगा ना, कुछ एनर्जी क्या कर जाएगी, रिलीज हो जाएगी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू चेंज एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुमको एनर्जी देनी पड़ी थी 15 जूल, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुमको देनी पड़ी 17 जूल, मगर यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी तुम्हारी 3 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। तो नेट तुम्हारी एनर्जी यूज कितनी हुई, 17, ये तुम्हारी तुमको देनी पड़ी, ये तुम्हारी रिलीज होगी, यानी 17 - 3 यानी कितनी हुई, एग्जैक्ट 14। तो इसलिए क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। सिमिलरली जब तुम यहाँ से जाओगे क्रोमियम में, तो क्रोमियम में क्या होता है, ऑलरेडी पहले ही 4s1 3d5 होता है, ठीक है। यहाँ तो तुम ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा देखो नॉर्मली फिर से बढ़ा है। तुम निकालोगे 4s2 और 3d5 से, तो यहाँ से ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तुमने। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला भी गया तब भी तुम्हारा नंबर ऑफ एक्सचेंज तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा D5 ऐसा था, ये तो पूरा फील्ड है पहले ही, ठीक है। और तुम्हारा अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो D6 होगा, नहीं इसमें
में डबलिंग हो जाएगी। तो तुमको पता कि या तो अप स्पिन वालों के बीच में सारे में एक्सचेंज हो सकता है या तो डाउन स्पिन वाले हो सकता है, यानी तुम्हारा अभी कोई भी एक्सचेंज नहीं बढ़ा, ठीक है, यानी फिर से यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड आएगा। आयरन पे आओगे तब तुम्हारा क्या होगा, 2 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक और आ जाएगा। जैसे आयरन में जाओगे यहाँ पे कितना हुआ, पहले कोई भी एक्सचेंज नहीं था, अब एक एक्सचेंज हो गया, तुम्हारा नॉर्मली बढ़ा। तो तुम्हारा क्या होगा, कोबाल्ट में जैसे तुम आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, जो तुम्हारे इधर वाले, जो तुम्हारे अप स्पिन वाले हैं उनसे तो एक्सचेंज जितने पॉसिबल है 5C2 वो तो हो रहे हैं, और डाउन स्पिन वाले से एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तुम्हारे डाउन स्पिन वाले, तो 3C2, ठीक है, यानी कितने एक्सचेंज हो गए, 3 एक्सचेंज हो गए। कोबाल्ट में कितने हो गए, 3 एक्सचेंज हो गए। सिमिलरली जब निकल में जाओगे तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, तो तुम्हारे कितने एक्सचेंज हो जाएंगे, 4C2 आते हैं, कितने एक्सचेंज हो जाएंगे, 6 एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक्सचेंज इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का रिलीज हो रहा होगा। वैसे तो तुमको देना ज्यादा ही पड़ता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट चेंज एनर्जी की रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो ओवरऑल हम बोलेंगे कि आयनेशन एनर्जी क्या है, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल में डिक्रीज होगा। अब अगर बात करें उसके बाद डिक्रीज क्यों नहीं हुआ, तो कॉपर का तुमको पता क्या होता है, 4s1 3d10, तो यहाँ तो तुम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुमने निकाल लिया, कोई भी एक्सचेंज बढ़ेगा नहीं, इसलिए नॉर्मल इंक्रीज होगा, फिर तुम्हारा ऐसे सिमिलर यहाँ पे नॉर्मल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब देखो तुम याद कैसे रखोगे, ऐसे याद करो, जो तुम्हारा मेंडलीव थे, मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर तुम 8th वाला उनका ग्रुप देखो तो 8th ग्रुप में कौन आता है, आयरन कोबाल्ट निकल। तो याद कर लेना कि गड़बड़ कहाँ थी, आयरन कोबाल्ट निकल में थी, जो तुम्हारा मेंडलीव का 8th ग्रुप था, ये तुमको ऐसे याद रहेगा। तुम्हारी दिक्कत यहाँ पे टाइटेनियम और वैनाडियम आएगी, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो टाइटेनियम ग्रेटर देन वैनाडियम वाला यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो तुम्हारा आयरन कोबाल्ट निकल जो तुम्हारा मेंडलीव का 8th ग्रुप था, ठीक है। अब बात करें अगर I2 की, तो I2 में सेम वही बात। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तो D5 में ऑलरेडी हो चुका है, मतलब S से इलेक्ट्रॉन तो D में सारे चले गए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, ठीक है, सारे तो D में आ चुके हैं। अब तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ने वाली है, तो अब हमारा फैक्टर जो काम करेगा कौन सा करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो तुमको पता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बस वही देखना है। तो यहाँ पे देखोगे क्रोमियम है, तो क्रोमियम में तुम कहाँ से निकालोगे, D5 से, और मैग्नीज में कहाँ निकालोगे, D6 से, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, तो क्रोमियम का ज्यादा होगा। सिमिलरली तो यहाँ देखो कॉपर है, D10 से निकालोगे, यहाँ तुम किससे निकालोगे, S1 से निकालोगे, इसलिए तुम्हारे देखो क्या कॉपर का ज्यादा, इसलिए आयोनाइजेशन सेकंड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कॉपर और क्रोमियम की। सिमिलरली तुम्हारा जो थर्ड वाला है उसके लिए तुम्हारी किसकी ज्यादा होगी, Mn में तुम निकालोगे D5 से, ठीक है, और तुम यहाँ जिंक से निकालोगे D10 से, तो इसलिए तुम्हारा जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो तुम्हारी Mn और जिंक की ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड तुम्हारी किसकी ज्यादा होती है, कॉपर और क्रोमियम की, ठीक है, और Mn और जिंक की क्या होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सक्सेसिव एलिमेंट। तो इस पे देखो पीआईक्यू है, अभी तो पीआईक्यू दिखाऊंगा, अगर मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है, इस पे भी पीआईक्यू बना हुआ है, तो इस पीआईक्यू तुमसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये प्रॉपर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट उसमें दिया हुआ है ये चीज। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो यूनिपॉजिटिव आयन क्या हो जाता है, वो तुम्हारा में चला जाता है, उसके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इंक्रीज होते हैं, जैसे एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है, इसलिए तुमसे पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो मैंने यहाँ से वही जो भी मैंने समझाया ना, वही सब यहाँ पे मैंने वही सब एक्सप्लेनेशन लिख दिया, इसको पढ़ना तो तुम पढ़ लेना, ये वही सब एक्सप्लेनेशन लिखा कि पहले तुम्हारा टाइटेनियम वैनेडियम वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर तुम्हारा वैनेडियम टू क्रोमियम क्या इंक्रीज क्यों करेगा इसलिए लिखा हुआ है, फिर तुम्हारा क्रोमियम टू Mn जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर एक्सचेंज कोई नहीं होगा। आयरन कोबाल्ट निकल में फिर एक्सचेंज एनर्जी की वजह से फिर से तुम्हारा ऑर्डर बदल जाएगा, ठीक है, वो लिखा हुआ है। I2 में देखो मैंने लिखा हुआ है कि क्रोमियम का ज्यादा क्यों होता है Mn से, और कॉपर का जिंक से ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैंने I3 का भी Mn का एफिशिएंसी ज्यादा होता है, और तुम्हारा जिंक तो सबसे लास्ट में है, तो उसको कंपेयर करने का मतलब नहीं है, मैंने सब कुछ क्या कर दिया है एक पास में लिख दिया है। अब देखो मान लो तुमको क्या करे, ऑर्डर दे दे, ठीक है, कई एलिमेंट दे दे, तुम कंपेयर कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारा इंक्रीज कहाँ आएगा, एक तुम्हारा यहाँ पे गड़बड़ है, पहले इनको मार्क कर लो। देखो कैसे तुमको ट्रिक बताता हूँ, तो इसको पहले मार्क कर लो, यहाँ पे गड़बड़ आएगा, इसका से ज्यादा होगा, तो क्या करना, पहले एक बार से सारे से लिख लेना है, ठीक है, फिर इसको मार्क कर लो, तुमको पता है यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा, बाकी सबके लिए ऑर्डर ऐसा होगा, ठीक है। ये सबसे पहले तो स्कैंडियम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुमको करना क्या है ना, ऊपर मैंने एक चीज लिखी है, जंप ऑफ 2, मैंने एक चीज लिखी थी ऊपर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने लिख रहा है जंप ऑफ 2, ठीक है, इसका तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे तुम क्या कर सकते हो, ऑर्डर को याद रख सकते हो। तो देखो क्या करना है ना, जो टाइटेनियम है, अब तुमको पता है टाइटेनियम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू वैनाडियम, यानी इसको तुम सोचोगे इसको यहाँ पे भेज दें तो ऑर्डर आ जाएगा सही, ऐसा नहीं करना। तुमको क्या करना है, याद रखना कि हमेशा हम जंप ऑफ क्या कराएंगे 2, यानी इसको यहाँ पे भेजेंगे, जंप ऑफ क्या कराएंगे 2, यानी स्कैंडियम है, देन तुम्हारा क्या आएगा, वैनाडियम आएगा, देन तुम्हारा क्या आएगा, क्रोमियम आएगा, देन तुम्हारा क्या आएगा, तब टाइटेनियम आएगा, ठीक है, Mn आएगा। अब आते हैं आयरन कोबाल्ट निकल, तो इनका पहले ऑर्डर उल्टा कर दो, किलो होगा, कोबाल्ट होगा, आयरन होगा, ठीक है, पहले ऑर्डर उल्टा लिख दिया। अब ये कॉपर है, इधर जिंक है, अब इस कॉपर को भी क्या करो, अब इधर नहीं भेजना हमको, इधर भेजना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ डिक्रीज हुई और फिर यहाँ पे इंक्रीज हुई, अब यहाँ पे इंक्रीज हुई तो हमको पता नहीं है कहाँ पे इसको रखें, इसको भी क्या कराओ, देखो जंप ऑफ 2 कराओ, ठीक है, यानी यहाँ पे नहीं रखना है हमको, यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे करना है, यानी तुम्हारा इसको बताएगा निकल, देन तुम्हारा कॉपर, देन तुम्हारा कोबाल्ट, देन तुम्हारा आयरन, देन तुम्हारा जिंक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा। अच्छा तुम देख लो, देखो यहाँ पे देखो तुम्हारा ये टेबल दी हुई है, पहले देखो स्कैंडियम है 631, वैनाडियम देखो 650, तुम्हारा क्या आएगा, देखो क्रोमियम आएगा 3, तब आएगा टाइटेनियम 656, देखो Mn 717, तो तुम देखोगे क्या निकल, ठीक है 736, ठीक है, मैच के लिए जो मैंने वहां पे लिखा है। फिर देखो क्या आया, कॉपर है, निकल के बाद क्या जाता है, कॉपर आ जाता है, ठीक है,
चाहे ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे 1 का जंप कराना है, चाहे ऐसे याद कर लो कि पहले इसको फ्लिप कर लो तब 2 का जंप कराओ। ठीक है, तुम्हारा जैसे मर्जी वैसे याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो तुमको करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे कराए फिर इसको उल्टा कर दो, ये तो आगे को दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। तो तुमको I2 पता है कि क्रोमियम भी दिक्कत करता है, और तुम्हारी गड़बड़ कहाँ करता है, कॉपर पे। तुमको क्या कराना है, बस 2 का जंप कराना है। इसको भी क्या करो, 2 का जंप कराओ, इसको भेजो कहाँ पे, यहाँ पे, और इसमें कोई भी ये कोई एक्सेप्शन होंगे नहीं। अब यहाँ कॉपर है, दूसरा एक्सेप्शन ये होता है कि इसकी क्या फुलफिल्ड सम निकालते हो तो कॉपर तो यानी सबसे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसकी क्या होती है, I2 क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, सभी एलिमेंट का कंपेरिजन, यानी कि कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, इसको आगे भेजना है क्योंकि ज्यादा होता है। इसकी ऑर्डर क्या बनेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, देन तुम्हारा क्या आएगा, क्रोमियम यहाँ नहीं आएगा, अभी आएगा Mn, आयरन, देन तुम्हारा क्रोमियम, देन तुम्हारा कोबाल्ट, देन तुम्हारा निकेल, देन तुम्हारा जिंक, लास्ट में आएगा कॉपर। ठीक है, अब तो यहाँ भी देख भी सकते हो। देखो पहले तुम्हारा स्कैंडियम, देन तुम्हारा टाइटेनियम, उसके बाद देखो तुम्हारा वनाडियम, उसके बाद देखो क्रोमियम, देखो यहाँ पे नहीं है, क्रोमियम कहाँ जाएगा, इसके 2 के बाद जाएगा। देखो तुम्हारा 392 तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो ये Mn, देन तुम्हारा आयरन, देन तुम्हारा आएगा ये, देन तुम्हारा कोबाल्ट, देखो ठीक है, तुम्हारा निकेल, कॉपर कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, देखो I2 भी पूछता है तो तुम बता ले जाओगे। अब आगे I3 पे तो सेम चीज करनी है। यहाँ पे तुम्हारा क्या दिक्कत होता है, Mn को क्या करो, 2 का जंप कराओ, यहाँ पे बाकी ऑर्डर लिख दो। देन क्या जाएगा, I3 का ऑर्डर, कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम। ठीक है, अब नॉर्मल ऑर्डर रहेगा। Mn यहाँ नहीं लगना तुमको, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, देन तुम्हारा क्या आएगा, Mn, देन तुम्हारा क्या आएगा, निकेल, देन तुम्हारा कॉपर, देन लास्ट में तुम्हारा क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा और भी चेंज होता है, अभी तो दिखाता हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ आयरन है, तो यहाँ क्या है, ये क्रोमियम है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो इसका जो इंक्रीमेंट हुआ ना, यहाँ पे Mn के बाद जो इंक्रीमेंट हुआ, इतना नहीं हुआ कि ये इसको क्रॉस कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बस थोड़ा सा उल्टा होता है कि आयरन क्रोमियम में I3 में तुम्हारा ये इधर इसको जंप ऑफ 2 करा दो, इसको जो इसके आयरन वाला होता है। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे करना यह था, इसको तुम फ्लिप कर दो, बस तुमको क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना है। पहले यहाँ पे आयरन आएगा, देन तुम्हारा क्रोमियम आएगा। वैसे बहुत कम चांस है ये तुमसे पूछे। ठीक है, पहले तो पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो IE1 का इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तुमसे मोस्टली अगर पूछेगा तो पूछेगा किसकी हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पे का आंसर मोस्टली Mn या फिर हाईएस्ट देगा, तो ऑप्शन में उसको जिंक दे देगा। ठीक है, तो तुमसे ज्यादा पूछेगा तो क्या पूछेगा, किसकी हाईएस्ट होगी, तो उसमें तुमको Mn और आयरन दे देगा। अब जिसको नॉर्मली जो सोचेगा वो तो आयरन की ज्यादा लगाएगा, इसलिए उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे अगर पूछेगा तुम्हारा I2 में क्रोमियम और कॉपर के बारे में। ठीक है, उसको ये आंसर चाहिए होगा। ये ऑर्डर वाइज पूछना मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन कोई भी दिखे, बट ठीक है, मैंने तुमको फिर भी बता दिया है तुम ताकि कैसे क्या करोगे उसको याद रखोगे। दो कुछ एनसीईआरटी की लाइन है कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द डेल्टा IH मतलब इग्निशन एनर्जी विद जेड, जेड मतलब यहाँ पे जेड है ये एटॉमिक नंबर, एट पीक पे क्या होगा, नोबल गैसेस होंगी, बॉटम में क्या होगा, अल्कली मेटल होगी। क्योंकि मानी नोबल गैसेस क्या होती है, उनका आयनिशन एनर्जी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे, मान लो इधर हमने ले लिया आयनिशन एनर्जी, इधर ले लिया जेड। ठीक है, तो अगर ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारी जो ऊपर पीक पे क्या आएंगी, नोबल गैसेस आएंगी, और लोएस्ट किसका होता है, अल्कली मेटल्स का, इसलिए तुम्हारी पीक्स पे आएंगी नोबल गैसेस, और बॉटम में क्या आएगी, अल्कली मेटल। मैंने वो लिखा हुआ। ठीक है, सिंपल। तो क्या लिखा, टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियाई एंड डेल्टा IH वी हैव टू कंसीडर 2 फैक्टर्स। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, ये तुमको मैंने सिखाया, तुमको मैंने जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था पार्ट नंबर 2 में, वही से सिखाया था। तुम्हारा जेड इफेक्टिव नेट न्यूक्लियर चार्ज से कम आता है। ठीक है, तो वही चीज देखो एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखी है। तो ये पूछ सकता है कि एटॉमिक रेडियाई डेल्टा IH के लिए हम कौन से 2 फैक्टर एज्यूम करते हैं। ठीक है, एक टाइप से ये तुम्हारा क्या है, जेड है, ये तुम्हारा क्या है, सिग्मा है। तो इसी का यूज करके निकालते हैं, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा होता है जो। ठीक है, ये तुम्हारा जेड है, ये तुम्हारा क्या है, सिग्मा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है वो। तुम्हारा क्या है, एजरेशन और रीजन करके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, तुमसे पूछ सकता है कि आई ऑफ अल्कली मेटल इज लोवेस्ट। पहले तो देखो अल्कली मेटल की क्या होती है, लोवेस्ट एमिशन एंथैल्पी होती है, और तुम्हारी नोबल मेटल्स की क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो दे हैव सिंगल NS इलेक्ट्रॉन प्रीसीडेड बाय द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो दोनों क्या है, करेक्ट है, और उसका क्या है वो एक्सप्लेनेशन है। फिर तुम्हारा अगला है, शील्डिंग इज द इफेक्टिव व्हेन द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी कोई भी इनर वाली शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो शील्डिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अभी तो तुम्हारा अगर देखा जाए तो इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आई ऑफ अल्कली मेटल इज लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट क्यों, क्योंकि इसके जो पहले वाली शेल होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। इसके पहले कौन आती है, नोबल गैसेस, तो उनकी क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है उनकी शेल। तो एक तरफ से ये रीजन बोल सकते हैं किसका, कि तुम्हारा अल्कली मेटल्स की लोवेस्ट क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ठीक है, ये पीवाईक्यू में यूज किया गया है। फिर तुम्हारा अगला रीजन है कि ऑन गोइंग अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जो ओवरवेट करके जो लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट कर लेता है शील्डिंग को। ठीक है, ऐसे जब डाउन द ग्रुप जाते हैं वहाँ पे तुम्हारी शील्डिंग ओवरवेट कर लेती है न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, लिखा हुआ ऑन गोइंग अक्रॉस द ग्रुप एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि शील्डिंग जो इंक्रीज होती है ना वो ओवरवेट कर लेती है न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो ओवरवेट वाली लैंग्वेज का ध्यान रखना, ये प्रयोग में कई बार पूछी गई है। तो तुम्हारा क्या है अगला assertion क्या है, इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2p1 देन द 2ps। ये तुमको ऐसे assertion देगा, इसका रीजन तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, द
पेनेट्रेशन पावर ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन द दैट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो रीजन देगा ये तो देगा इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2p मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द 2s। मतलब ये दो पेनेट्रेशन पावर में तुमको बताया था कि पेनेट्रेशन पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा s की होती है, देन p की होती है, देन d की होती है, देन एफ की होती है। ठीक है, ये मैंने तुमको पार्ट 1 या पार्ट 2 में बता रखा है। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है मतलब वो क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगाता है। ठीक है, इट इज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2p1 देन द 2s। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है देन द 2s। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि तुम्हारा जो ग्रुप नंबर 13 है उनकी अनेशन एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 2। यही एक रीजन है उसका, ये एनसीईआरटी में लिखा, तो ये भी तुमसे रीजन पूछ सकता है ऐसा करके, ये सेंटेंस तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब ये भी बोल सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा 2p में वो ज्यादा शेडेड होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द 2s। ठीक है, 2s का होता है अंदर होता है, 2p बाहर होता है, तो 2p का होगा ज्यादा शील्डेड होगा, ज्यादा शील्डेड होगा तो फोर्स क्या कर कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली हम निकाल सकते हैं। ये भी तुम्हारा पीओक्यू में लाइन यूज है, क्योंकि क्या है एनसीईआरटी के लाइन, तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा एनटी वाले एनसीईआरटी के लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा लास्ट असर्शन रीजन है कि आई ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन आई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 2p इलेक्ट्रॉन of nitrogen reside in the different orbital. ठीक है, whereas in the oxygen the 2 electrons out of 4 occupy the same orbital, hence increase electron electron repulsion। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइंस है, मतलब ये कि तुम्हारा नाइट्रोजन की बात करेंगे तो तुम्हारी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, ऐसे होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही उसमें आ जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा लगेगा। ड्यू टू दिस रिपल्शन तुम्हारा क्या होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन रिपल्शन लगेगा, यानी तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, कम लगेगी। ठीक है, ये रीजन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, तो पीआईक्यू में सेम स्टेटमेंट पूछा गया था, बट उसने चेंज पता क्या कर दिया था, उसने बस ये 2 की जगह कर दिया था ड्यू टू द 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रिपल्शन बिटवीन द ड्यू टू द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं होता, ड्यू टू द 2 आउट ऑफ 4 ये होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, और उसका अगर जो मान लो पढ़ के भी गया होगा, अगर उसने ये चीज ध्यान नहीं दिया होगा कि 2 आउट ऑफ 4 था या सारे इलेक्ट्रॉन के लगता है, तो क्या कर देगा, उसको कर देगा कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट एक्चुअली में करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं था, क्योंकि वहां बोला गया था ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन नहीं लगता है, रिपल्शन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 4, ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये होगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बता सकता है एज या कुछ भी। तो एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने गलत वाला कर दिया है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, देखो तुम्हारे क्या है, हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तुम्हारा एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, और तुम्हारे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, तुमको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे तब तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट ही जाती है, यानी इनकी तो कमी हो गई, ऑलरेडी कम हो गई, और इसकी तुम्हारी इससे इधर जाते हो तो बढ़ जाती है, यानी तुम्हारी हाईएस्ट किसकी हो गई, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो अगला है टू स्टेटमेंट ए एंड बी है। आयोनाइजेशन क्या है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, बिल्कुल गलत बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज करती है। ठीक है, फिर है तुम्हारा इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड, तो बिल्कुल सही बात है, इधर क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट करता है टू द शील्डिंग। तो कोई एनसीईआरटी की लाइन है, ये इसने क्वेश्चन में पूछ ली। ठीक है, ये 2024 के क्वेश्चन है, जितने तुम्हारे ये फोन का स्क्रीनशॉट्स है। तुम्हारा पहला क्या है, फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू है। तो पहला क्या है, फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू है। फिर तुम्हारा अगला 2024 का अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। तो हम बस क्या पहले नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बेरिलियम है, फ्लोरीन है, तो पहले जो जहाँ उसको लिख लो, बोरॉन है। ठीक है, तो तुमको पता है इसकी इससे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट होता है इसकी इसकी ज्यादा होगी, यानी सबसे कम किसकी होगी, तुम्हारी बोरॉन, देन तुम्हारा बेरिलियम, देन तुम्हारा क्या होगा, इसको पलट दो, ऑक्सीजन, देन तुम्हारा नाइट्रोजन, देन तुम्हारा फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन है। ये ऑर्डर देख लो किसमें है, यानी तुम्हारा पहले तुम्हारा सबसे ज्यादा किसकी होगी, डी की। ठीक है, डी होना चाहिए सबसे आगे, डी होना चाहिए सबसे, नहीं ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, सबसे कम होगी किसकी, बोरॉन की, बोरॉन का ऑप्शन ई, यानी ये आंसर क्या होगा, अगर सही हो गया। तो इतना ज्यादा तो सोचना नहीं होता है, बस ऑप्शन देखो, टिक लगाओ। ठीक है, ज्यादा आराम से बैठ के सबको मैच नहीं करना होता है, क्वेश्चन जितना जल्दी करोगे तुम और क्वेश्चन को उतना जल्दी टाइम दे पाओगे। तुम देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चन 2024 में भी पूछे गए हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड टॉपिक है फॉर द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। तो यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग ऑर्डर है, आयोनिक रेडियाई है M+3 का। ठीक है, तो मैंने तुमको इसलिए +3 का करा दिया था, तो अगर इसको तुम नहीं आता होगा तब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी आना चाहिए, क्योंकि तो पूछा है उसने। अगर मैथ फॉलोइंग में पूछा है तो नॉर्मली भी पूछ सकता है। और तुम्हारा ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑप्शन है और एटॉमिक रेडियाई का है। और ध्यान से देखो तुम्हारा कौन सा ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 में बोला था क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तुमको पता है तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है, बोरॉन, उससे ज्यादा होगा तुम्हारा गैलियम का। ठीक है, देन तुम्हारा आता है एल्युमिनियम का, यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, पलट जाता है। देन तुम्हारा उसके बाद आता है इंडियम का, देन तुम्हारा थैलियम का, जो कि क्या होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल बोल सकते हैं, या फिर ग्रेटर होगा इसका। ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्डर दिया है किसका, आयनिक रेडियाई ऑफ +3 का, आयनिक रेडियाई ऑफ +3। तो तुमको मैंने क्या बताया था कि जो तुम्हारा क्या
होता है, नॉर्मल वाला होता है, इसमें एक्सेप्शन होता है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन होता है, बट +3 वाले में आयनिक रेडियाई में एक्सेप्शन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, नहीं, यहाँ ऑर्डर जो बनेगा नॉर्मल ऑर्डर बनेगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अभी हम करेंगे जब तो हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेबल दी है, इसलिए तो उसको मेल्टिंग पॉइंट लीजिए वही करेंगे। फिर तुम्हारी क्या है यहाँ पे आयनेशन एनर्जी डेल्टा IeH1, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी पूछी उसने। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या था तुम्हारा डब्ल्यू होता है ना, देखो डब्ल्यू तुम्हारा बोरॉन, ये तुम्हारा थैलियम होता है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, तुम्हारा क्या आता है उसके बाद गैलियम आता है, ठीक है। गैलियम और एल्युमिनियम का अप्रॉक्स में क्या होता है, सिमिलर होता है, ये देखने को मिलेगा, या तो एल्युमिनियम गैलियम का तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा, उल्टा लिख दिया मैंने, बोरॉन का ज्यादा होगा, बोरॉन देन थैलियम देन तुम्हारा गैलियम का सिमिलर होगा, देन सबसे कम किसका होगा, इंडियम का, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मैच कर लो, तो तुम्हारा जो ये वाला है सी वाला है, सी वाला तो तुम्हारा किससे मैच कर रहा है, इस वाले से, ठीक है। सी का तुम्हारा सेकंड है, सी का सेकंड है, लो देखो एक ही ऑप्शन से तुम्हारा आंसर तुमको बता गया। और भी दो मैच कर सकते हो, तो ए का फोर्थ है, तो ए भी छोड़ दो क्योंकि मेल्टिंग हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। बी तो का तुम्हारा फर्स्ट है, तुम्हारा बी क्या है, आयनिक रेडियाई +3 का तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, देखो ये, ठीक है। तो पहले बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, देखो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है +3 की आयनिक रेडियाई में। देखो आयनिक रेडियाई उसने पूछी थी, मेटालिक रेडियाई नहीं पूछी थी, ठीक है। तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है एटॉमिक रेडियाई का। तो एटॉमिक रेडियाई तुमको पता है, देखो बोरॉन होगी, गैलियम होगी, देन एल्युमिनियम आएगा, इंडियम, थैलियम आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। डी का देखो क्या है, डी का देखो क्या है, थर्ड है। तो अगर तुमको एक ऑप्शन भी पता होगा ना, तभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे जब भी मैच द फॉलोइंग आया करना, तो सबसे पहले हमारा काम आता है कि देखना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सब में अलग है, तो क्या होगा वो ऑप्शन पहले पता कर लो, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट एसोसिएशन वाला क्वेश्चन है, जो द फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी फॉर द ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। और नाइट्रोजन का क्या होता है, P3 होता है, ऑप्शन का क्या होता है, P4 होता है। तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन देख लो, तो तुम्हारा इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक, ऑप्शन का कम होता है, नहीं तुम्हारा क्या है, ट्रू है। विद द 4 इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन एक्सपीरियंस द मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो ज्यादा लगाएंगे, बट ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। इसका रीजन एग्जैक्ट क्या दिया कि 2/4, ठीक है। अभी तुमको मैंने दिखाया था एनसीईआरटी के लिए कि 2/4 ये इसका करेक्ट रीजन होता है, बट इसने मतलब रिपल्शन तो ज्यादा लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन ज्यादा लगेगा ना उनके बीच में, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए आंसर क्या है इसका बी है। तो अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द 4 ABCD आर गिवन बिलो, ठीक है। तुमको बताना कि करेक्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या होगी, तो ठीक है, जिसका क्या होगा, फुलफिल्ड होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो तुम्हारे एक टाइप से दिया गया, ये तुम्हारा क्या दिया है, 3s2 दिया है, ठीक है। तो तुम्हारा तुम्हारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, पहले तुम्हारा 3s2 है, तुम्हारा 3s2 3p1 है, नहीं तुम्हारा इसकी ए की ग्रेटर होगी देन द बी, ठीक है, ड्यू टू एस का फुलफिल्ड, तुम्हारा फिर सी का ग्रेटर होगा देन द डी ड्यू टू हाफ फील्ड ऑफ पी। तुम्हारा सी का ग्रेटर होगा डी से, ये तो गलत हो गया, सी का ग्रेटर होगा डी से, सी का ग्रेटर होगा डी से, ये भी गलत हो गया। तुम्हारा ए का ग्रेटर होगा बी से, ठीक है, बी का ग्रेटर ए नहीं, गलत हो गया। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अरेंज करके दे सकते हो कि पहले तुम्हारा बी आएगा, देन तुम्हारा ए आएगा, देन तुम्हारा यहाँ पे डी आएगा, देन तुम्हारा सी आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनेशन एंड एंथैल्पी ऑफ द बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछे जाते हैं वो तुम्हारे अलोंग द पीरियड ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप अलोंग द ग्रुप पूछेगा, तो तुमको क्या था कि या तो तुमको ग्रुप नंबर 13 का देगा, या तो ग्रुप नंबर 14 का देगा मोस्टली, ठीक है। तो फर्स्ट आयनेशन इनकी कंपेयर करनी है, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तुमको क्या पता है, बेरिलियम की ज्यादा होती है देन द बोरॉन, यानी बोरॉन इधर रहेगा, तुम्हारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आंसर डी इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली, इसने तो यहाँ पे वैल्यूज दे दी है, ठीक है। बोला है द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्युमिनियम क्या होगी, ठीक है। तुमको पता है यहाँ पे सोडियम होता है, देन तुम्हारा मैग्नीशियम आता है, देन तुम्हारा यहाँ पे एल्युमिनियम होता है, देन तुम्हारा सिलिकॉन होता है। तुमको पता है कि तुम्हारी मैग्नीशियम है उसकी ज्यादा होती है देन द एल्युमिनियम। ऑर्डर क्या बनेगा, पहले सोडियम होगा, देन तुम्हारा एल्युमिनियम होगा, देन तुम्हारा मैग्नीशियम होगा, देन तुम्हारा सिलिकॉन होगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो एल्युमिनियम होगी इसकी सोडियम से ज्यादा होगी और मैग्नीशियम से कम होगी, ठीक है। ये तुम्हारी सोडियम की है कितनी, 496, और मैग्नीशियम की कितनी है, 737, ठीक है। इसके जो बीच की वैल्यू होगी वही तुम्हारी मैग्नीशियम का आंसर होगा, और कोई आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम्हारी कितनी है, देखो 487, इससे कम है, नहीं आंसर ये। 760 इससे ज्यादा हो जाएगी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 577 इसके बीच में आएगा, ये हो सकता है। ये तुम्हारे से ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है इसका, सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारा ये तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन है, सेम क्वेश्चन जो तुम ऊपर यहाँ करके आए हो, जो तुम यहाँ पे करके आए हो, S2P1 P3 P4, तुम्हारा ये क्या है, एक्चुअल में अलोंग द पीरियड है, उन्हीं की आयनेशन एनर्जी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे S2 है, ये तुम्हारा 2P4 है, ये तुम्हारा 2P3 है, ये तुम्हारा 2P1 है, ठीक है। तो सबसे कम किसकी होगी वो तुमको पता लगना, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम तुम्हारी 2P1 वाले की नहीं, डी की सबसे कम होगी। तुम्हारे सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे तुम्हारा S2 वाला आएगा, नंबर पे S2 वाला आएगा। P3 की ज्यादा होगी देन द P4, यानी P3 इसमें जाएगा, P4 इसमें जाएगा। ए का तुम्हारा क्या है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, एक ही हमारा ऑप्शन है, ए इसका आंसर है, ठीक है। अभी मैच कर सकते हो, तो बी का थर्ड है, ठीक है, सी का तुम्हारा फोर्थ है, डी का तुम्हारा फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, द कंसीडर
द फॉलोइंग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, करेक्ट फर्स्ट एनर्जी। फिर तुम्हारा सेम वही क्वेश्चन, तुम्हारा मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, तुम्हारा सिलिकॉन होगा। तो इसलिए तुमको सारे के सारे क्या होने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उनका अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, तभी तुम इनको क्या कर पाओगे, आंसर सही कर पाओगे। इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल तुमको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो मैंने वो पार्ट वन में अच्छे से सिखा दिया कि कैसे तुम पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करोगे। सिलिकॉन होगा, देन तुम्हारा क्या होगा, फास्फोरस होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, सल्फर होगा। तुमको पता है फास्फोरस का ज्यादा होगा देन सल्फर, क्योंकि तुम्हारी 50th का होता है, ठीक है, तुम्हारी हाफ फील्ड P3। और तुमको यहाँ पता है एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, तो इसमें मैग्नीशियम का ज्यादा होगा नहीं, सबसे कम होगा एल्यूमिनियम, देन तुम्हारा होगा मैग्नीशियम, देन तुम्हारा आएगा सिलिकॉन, देन तुम्हारा आएगा सल्फर, देन आएगा फास्फोरस। ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो लास्ट में फास्फोरस होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए एल्यूमिनियम का, यानी ये दोनों में सब कोई आंसर बचा है। यहाँ पे गया सल्फर, सिलिकॉन, ये तुम्हारा क्या होगा, BS का आंसर हो गया। बोला आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनेशन एनर्जी वैल्यूज, ठीक है। आयनेशन एनर्जी वैल्यू दी है, तुमको बताया था ना, तुमको बताया था कि क्योंकि पूछता है कि आयनेशन एनर्जी दे देगा, तुमसे बोलेगा बताओ कि, या तो तुमसे बोलेगा एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, या तो तुमसे बोलेगा कि बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तुमको मैं करा चुका हूँ, ठीक है। याद देखो तुम्हारा 495 है, फिर इससे तुम्हारा कितना हो गया, एकदम से हाई पीक आ गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स हो गया। नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 1 होंगे। यहाँ 71 है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये तुम्हारा क्या होगा, 3D नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 2 टाइम्स हुआ, यानी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएंगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं 2। या फिर अगर मान लो हम इसको भी नहीं देखते हैं, ठीक है, इसको मान लो अभी हम नहीं देखते, अभी हमको पता नहीं कि हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, अगर तुम्हारा मान लिया कि 71 से इतना गया, ऑप्शन पहले देखते हैं अपने, ठीक है। तो थोड़ा चला के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, सोडियम, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तुमको पता है यहाँ सोडियम होता है, ये तुम्हारा होता है मैग्नीशियम, तो सोडियम से मैग्नीशियम की क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहाँ तुम्हारा तो ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन। तो तुमको ये पता है कि इसमें तो ऑटोमस इलेक्ट्रॉन बने होंगे नहीं, एक्स तुम्हारा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी तुम्हारा हो नहीं सकता, फ्लोरीन भी तुम्हारा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हारा ये तो कंफर्म कि आंसर क्या है, ए ही है। अच्छा यहाँ पे डाटा गड़बड़ होगा, ये तुम्हारा 715 होगा, अप्रोक्सीमेट तुम्हारा 1450, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स होगा, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखो तो इसका बी ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम है। इसका मतलब आपका क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, हमारा वाई जो है ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ क्या होगा, ये 7 3 डिजिट कोई नंबर रहा होगा, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई बट द हायर देन जेड। द एलिमेंट एक्स एंड वाई जेड क्या होंगे तुमको बताना है, तो तुम पहले क्या करो, सारे एलिमेंट लिख लो इस पीरियड के, ठीक है। तो तुम्हारा ये तुम्हारा मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम की कम होती है इससे, तुम्हारा सोडियम आएगा, तुम्हारा इसका क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा, देन तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा ऑक्सीजन आएगा, देन तुम्हारा फास्फोरस आएगा, देन तुम्हारा क्लोरीन आएगा, ठीक है। मतलब तुमको देखना है, अब तुमको देखना है कि इनकी दो, इनकी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी, ठीक है, और तुम्हारी कम किसकी होगी, सोडियम या तो फिर एल्यूमिनियम तुम्हारा ऑप्शन में होना चाहिए। तो सोडियम तुम्हारा ऑप्शन इन तीनों में है, नहीं तो इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। देखो इसमें लिथियम दिया है, लिथियम दिया, क्लोरीन, एर्गॉन, क्लोरीन और एर्गॉन क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, क्लोरीन आएगा, उसके बाद एर्गॉन आएगा, तो इनकी तो ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो यानी तुम्हारा सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लिथियम हो नहीं सकता, लिथियम तुम्हारा क्या आता है, यहाँ पे आता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम सोचो कि हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिथियम है, तो तुम्हारा मैग्नीशियम होता है यहाँ पे, तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, तुमको जो करेक्ट ऑप्शन था उसको देख के आंसर मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। कभी कभी वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दे देगा, अगर तुम बी ऑप्शन में उलझे रहोगे तो तुम उलझे रह जाओगे। इसलिए सारे ऑप्शन पहले देख लेने होते हैं कि किसी ऐसे आंसर पता तो नहीं चल रहा है, ऐसे ऑप्शन भी कभी कभी वो डाल देता है। तुम इनको तुम सोचो कि भाई यहाँ पे लिथियम होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, तो हम कंपेयर कैसे करें, तो वैसे भी तो यहाँ तो आराम से कंपेयर कर सकते हो कि इसका ज्यादा होगा, बट यहाँ पे तुम कंफ्यूज होते हो कि लिथियम और मैग्नीशियम में किसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा क्या करेगा, पहले डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, तुम्हारा यहाँ से यहाँ इंक्रीज करती है। अब ये नहीं पता कि इतना इंक्रीज कर जाएगा कि इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा। तुम्हारा आंसर तुमको सी पता लग गया, आंसर मारो, आगे बढ़ो। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी। फिर वही बार बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा तो तुमसे अलोंग द पीरियड ही पूछता है, उसी में घुमाता रहता है ज्यादा। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द सेकंड एनर्जी एंथैल्पी ऑफ अ मेटल दिस एंड दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, HCl एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तुमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये मेटल है कौन सा। अगर तुमको मेटल पता नहीं होगा तो तुम इसका आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कैसे, तो जब तुम्हारा मेटल होगा, ठीक है, तो क्या करना है, तुमको मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करानी है। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, मेटल OH बनेगा, या फिर मेटल OH का होल ट्वाइस बनेगा, फिर मेटल OH का होल थ्राइस बनेगा। डिपेंड करता है कि तुम्हारे कौन से ग्रुप का है, इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो तुम्हारा पहला क्या है 496, अगला क्या है 4560, ठीक है, अप्रोक्स में कितना है 9 टाइम्स है, यानी तुम्हारा यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इससे पता लगा तुमको। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे देखो सेकंड डाटा क्या है, काफी हाईएस्ट है। नहीं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, कहाँ से निकाल लेंगे, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसलिए तुमको मैं सिखा चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछता है, तुमको मैंने पहले सिखा दिया था, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MOH होगा, ठीक है, यानी ये हाइड्रोक्साइड नहीं होंगे। अब तुम्हारा MOH है, उसकी रिएक्शन कर रहा हो तुम HCl से, तुमको पता है बेस और एसिड मिलकर क्या होता है, सॉल्ट, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा MCl
ठीक है, और तुम्हारा बन जाएगा वाटर। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा आगे रिएक्शन करानी है H2SO4 से, MOH प्लस H2SO4 M2SO4 बनेगा ना, क्योंकि इसकी क्या होती है +1 होगी, इनकी -2 होगी, यानी M2SO4 प्लस वाटर। पूछा था, क्या पूछा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4, कितने मोल किसके रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो यहाँ तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है, यानी तुम्हारा 1 मोल HCl रिएक्ट करेगा। यहाँ पे बैलेंस करो, देखो H2SO4 है, M2 लगा, नहीं 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 M है ना। अब उसको क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 H2 लगा दो, ठीक है। तो देखो अब क्या बैलेंस है, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ पे देखो तुम्हारा 2M 4 2 6 4 2 6, यानी क्या है, रिएक्शन का बैलेंस है। यानी तुम्हारा अगर हम 2 मोल मेटल हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो 1 मोल लग रहा है, और उसने बोला है 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड लेना है। अगर ये 1 मोल लोगे तो कितना लगेगा, 1/2 लगेगा। ये 2 मोल ले रहे हो तो ये 1 मोल लग रहा है, यानी 1 मोल लोगे तो क्या लगेगा, 1/2, यानी ये कितना लगेगा, 0.5 मोल रिएक्ट करेगा, ठीक है, यानी 1 0.5, इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तुम्हारा फिर देखो अगला भाई फालतू का क्वेश्चन है कि तुम आयनेशन एनर्जी कंपेयर करो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो तुम्हारा सबसे कम सोडियम का होगा, देन एल्यूमिनियम का होगा, देन तुम्हारा मैग्नीशियम आएगा, देन लास्ट में तुम्हारा सबसे ज्यादा किसका होगा, सिलिकॉन का होगा। सोडियम, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का। ये सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, तो तुम्हारा एक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तो सोडियम। उसके बाद तुम्हारा ये, तो उसका 577, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए ये तुम्हारा सबसे ज्यादा हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या था, 5 सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब पांचों क्या है, सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी है। अब दो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उनको बताया था ना कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन क्या करता है, बनता है, ठीक। 5 सक्सेसिव देखो तुम्हारा 800 से हुआ 2427, यानी अप्रॉक्सिमेट कितना हुआ, 3 टाइम्स हुआ। आगे तुम्हारा क्या हुआ, डबल भी नहीं हुआ, आगे तुम्हारा क्या हुआ, 25,000 हो गया तुम्हारा 3600 से, तो क्या हुआ, काफी हद तक इंक्रीज कर गया। फिर तो यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं किया, 32,000 हो गया बस। यहाँ पे देखो क्या है, इंक्रीज बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वो एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा, यानी आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, इसका आंसर हो गया 3 आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको मैंने सिखा रखा है अच्छे से। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इन कंपेरिजन टू बोरॉन एंड बेरिलियम, मतलब बोरॉन के कंपेरिजन में बेरिलियम का क्या होगा, हायर होगा, लेसर द न्यूक्लियर चार्ज, लेसर द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। तो तुमको पता है बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी क्या होती है, S2 कॉन्फिगरेशन होती है, ठीक है। तो तुमको पता है हायर होगी, ठीक है, ग्रेटर द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, ग्रेटर द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, ये तो सी होगा तो डी होगा। अब बोला ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो बोरॉन का ही ज्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज उसमें उसमें दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, जैसे जाने पे करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, उसमें एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी का दिक्कत क्या होती है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी देख, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ये तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज गलत है, बेरिलियम का ग्रेटर नहीं होगा, लेसर द न्यूक्लियर चार्ज ये सही है, ठीक है। तुम्हारा बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज बोरॉन से कम होता है, बट आयनेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी आंसर है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, द एलिमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड आयनेशन एनर्जी। तो जिसमें फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी में किसमें ज्यादा डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस तब ज्यादा आएगा जब तुम्हारी क्या हो, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो सेकंड वाली, है ये तुम्हारी जो एलिमेंट हो कौन से ग्रुप का हो, तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 का हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 का देखो यहाँ पे कौन है, पोटेशियम है, खत्म क्वेश्चन। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, द कंसीडर द फॉलोइंग आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द टू एलिमेंट ए एंड बी। तुम्हारा ये फर्स्ट है, ठीक है, तुम्हारा सेकंड है, तुम्हारा थर्ड है। देखो फर्स्ट से सेकंड तुम्हारा क्या अप्रोक्सीमेट डबल हुआ है, यहाँ देखो काफी इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ एटॉम्स इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये भी क्या हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ये भी क्या होगा, अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। नहीं तुम्हारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इनका क्या है, कम इंक्रीज है, डबल हुआ से यहाँ 5 टाइम्स हो गया। देखो बोथ एलिमेंट ग्रुप बिलोंग्स टू ग्रुप 1, गलत है, 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें सेकंड ग्रुप से होंगे, या सेकंड ग्रुप से होंगे। अब बोला है कौन कहाँ पे होगा, बोला है कि बोथ बिलोंग टू ग्रुप 2 वेयर बी लोअर देन ए। देखो यहाँ तो इसकी फर्स्ट वाली कंपेयर कर लो, तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, बी की देखो कम है, यानी तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी लोअर आएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आयनेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी तुम्हारा बी होगा वो नीचे आएगा देन द ए, तो बी कम्स लोअर द ए, तो सी तुम्हारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब दो सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इतना आराम से नहीं कराऊंगा। देखो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद द हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, देखो P1 है ये तुम्हारा, ये P2 है, P3 है, ये P3 है, ठीक है, ये भी P3 है, ये भी P3 है, बट ये तुम्हारा P1 है, ठीक है। P3 दोनों P3 है, बट ये तुम्हारा क्या है, कहाँ आएगा, तुम्हारा क्या आएगा, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे तो क्या होता है, आयनेशन एनर्जी क्या करते हैं, डिक्रीज करती है, हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, की हो जाएगी, तो पहले तो P3 की ज्यादा होगी, ठीक है, इनके कंपेयर में P1 P2 के कंपेयर में, और फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो तुम्हारा जो ऊपर होगा उसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेम ही क्वेश्चन, तो हाईएस्ट किसकी होगी, तो पोटेशियम है, स्कैंडियम है, रुबिडियम है, सोडियम है। तो ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, हमारा सोडियम आता है, देन तुम्हारा पोटेशियम आता है, देन तुम्हारा रुबिडियम आता है, बस स्कैंडियम तुम्हारा इधर आता है, ठीक है। तो उसमें कंपेयर करना है, तो तुमको ये पता है ये तुम्हारे सेम उसके हैं,
तो इधर जाने पे तुम्हारा क्या करता है, आयनिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। यानी रुबिडियम की सबसे तो कम होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे तो घटता है, तो यानी ये तो नहीं होगा आंसर। अब आते हैं इनमें कंपेयर करें तो इसमें तुम्हारा सोडियम की ज्यादा होती है देन द पोटेशियम, यहाँ जाके इंक्रीज होगा। बात करते हैं इसकी उसकी, तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सोडियम इसका आंसर होगा या फिर स्कैंडियम इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये आया पहले, फिर ये एक इंक्रीज आएगा, फिर दो इंक्रीज आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कहाँ का है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में क्या होती है, पोर शील्डिंग होती है, इसलिए इनकी जेड इफेक्टिव कहते हैं, जेड इफेक्टिव ज्यादा होते हैं, या फिर बोले एटॉमिक रेडियस इनकी कम होती है, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये वाले एलिमेंट, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, बी हैज द स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द बेरिलियम, ठीक है। बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इजियर टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन। सही बात है, 2p इलेक्ट्रॉन को निकालना इजियर देन द 2s इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, s2 कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे 2p1 होता है। सही है तुम्हारा। फिर क्या, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जो 2p इलेक्ट्रॉन होंगे बोरॉन के वो ज्यादा शील्डेड होंगे, ठीक है। तो ज्यादा शील्डेड होंगे तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो इजी होगा उसको निकालना। देन द बेरिलियम, ये भी क्या है, तो ये थर्ड क्या है तुम्हारा, 2s इलेक्ट्रॉन हैव द मोर पेनिट्रेशन पावर देन द 2p इलेक्ट्रॉन। तो बोला कि 2p जो जो बोला जो 2s इलेक्ट्रॉन है उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, यानी क्या होंगे वो क्लोज टू द न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, देन द 2p। यानी थर्ड भी क्या है, करेक्ट है। अगला तुम्हारा क्या है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। बेरिलियम है देन तुम्हारा क्या, बोरॉन है। बोल रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन दैट ऑफ बेरिलियम, तो ये क्या है, गलत है। हमारी एटॉमिक रेडियस क्या करती है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, इधर जाने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी फोर तुम्हारा क्या होगा, गलत हो गया। तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 तुम्हारा किस ऑप्शन में है, 1 2 3 सी में है, तो सी क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखो ये दोनों लाइन कौन सी है, ये दोनों लाइन कहाँ की, एनसीईआरटी की लाइन, पहले ही यहाँ पे क्या कर दी, लिखा दी है, ठीक है। ये फिर से यूज कर सकता है क्योंकि क्या है, एनसीईआरटी की लाइन से, तो आराम से अच्छे से इसको क्या कर लेना, समझ लेना, ठीक है। ये लाइंस का उसने यूज किया पीओक्यू में, तो लिख भी रखा था यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एलिमेंट हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर वही बात, तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, तुम्हारे पास बोरॉन है, तुम्हारे पास कार्बन है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी देन द ऑक्सीजन, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। बोरॉन देन कार्बन देन तुम्हारा क्या आएगा, ऑक्सीजन देन तुम्हारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो हाईएस्ट किसकी होगी, नाइट्रोजन की। हाईएस्ट किसकी होगी, नाइट्रोजन की। ए का आंसर हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट, बोरॉन है, तुम्हारे पास फास्फोरस है, तुम्हारे पास सल्फर है, तो फास्फोरस की ज्यादा होगी देन सल्फर। फ्लोरीन है, ठीक है। बोरॉन में कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। उधर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, यानी इनकी तो कमी होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी तुम्हारी, बोरॉन फ्लोरीन में, फ्लोरीन की नहीं, हाईएस्ट किसकी होगी, फ्लोरीन की। और तुम्हारी लोएस्ट किसकी आएगी, तुम्हारी कंपेयर करना इसमें इनमें, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, नहीं तुम्हारा फ्लोरीन की हो गई, फ्लोरीन की होगी, फ्लोरीन की नहीं। ये इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अब हमको कोई डाटा नहीं पता ना इनका, हमको डाटा एग्जैक्ट पता नहीं है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं कि तुम्हारा यहाँ तो क्या आएगा, यहाँ हो गए तो डिक्रीज होगा, बट यहाँ से ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे 11 कौन कौन से आएंगे बीच में, यहाँ पे सिलिकॉन आ जाएगा, फास्फोरस आएगा, देन तुम्हारा सल्फर आएगा, ठीक है। यानी इतना डिफरेंस है। देखो यहाँ पे तुम्हारा सबसे लोएस्ट किसका होगा, बोरॉन का होगा, या तो यहाँ दिया फास्फोरस का होगा। अब इसमें तुमको पता है कि फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस का ज्यादा होगा, फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस का ज्यादा होगा, यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता, सल्फर ज्यादा हो नहीं सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस का ज्यादा है, यानी ये हो सकता है। फास्फोरस और सल्फर में सल्फर का ज्यादा करते हैं, ये गलत है। यहाँ पे फास्फोरस सल्फर में फास्फोरस का ज्यादा नहीं, ये आंसर है, तो ये आंसर है। वो इसमें कंपेयर करोगे, यहाँ पे फ्लोरीन क्या होगा, हाईएस्ट होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप इधर जाओगे एनर्जी डिक्रीज करती है, और इधर जाओगे तब भी डिक्रीज करती है, यानी फ्लोरीन तो तुम्हारा सबसे हाईएस्ट होगा। वर्ग कंपेयर करें बोरॉन से, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारे पास कौन कौन से बच्चे हैं, बी और सी। या तो फ्लोरीन इसमें दिया लोवेस्ट होगा, तो फ्लोरीन लोवेस्ट हो नहीं सकता, फ्लोरीन तो क्या होगा, हाईएस्ट हो गया, तो पहले आउट हो गया था, यानी आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि तुमको कंपेयर करने में दिक्कत होगी, ठीक है। इनका डाटा तुमने देख नहीं रखा है, तो इसका डाटा तो याद करना आसान नहीं है कि सबका तुम डाटा बैठ के याद करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, ये तुमको मैं स्टार्टिंग से सिखाते आ रहा हूँ, ठीक है। यही तुम्हारा तरीका होता है सॉल्व करने का।